हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 की बाकी बची हुई जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लेते हैं न्यूमेरिकल जो है फिफ्थ का पांचवा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अंकित का ये पांचवा प्रश्न है। तो फिफ्थ प्रश्न में क्या कहा गया है कि कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर, यह प्रारंभिक ताप है, इसके ऊपर किसी तापन अवयव का जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है। तो प्रारंभिक ताप दिया है, पहले क्वेश्चन की मैथमेटिकल कंडीशन लिख लेते हैं। दिया है प्रारंभिक ताप T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर इसका प्रारंभिक जो प्रतिरोध है, प्रारंभिक प्रतिरोध कितने डिग्री पर? 27 डिग्री सेल्सियस पर। इसको R0 या RT1 कह सकते हैं। R0 दिस इज इक्वल टू 100 ओम। लेकिन यदि हम इसका ताप बढ़ाएं और ताप बढ़ा करके इसका प्रतिरोध यदि 117 ओम हो जाए तो फिर जो है वो ताप क्या होगा जिसके ऊपर इसका प्रतिरोध जो है वो 117 ओम हो जाएगा। तो किस ताप के ऊपर? वो T2 आपको ज्ञात करना है जिसके ऊपर इसका जो प्रतिरोध है RT, तो ये हम RT1 भी कह सकते हैं कि RT2 के ऊपर इसका प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो वो अंतिम ताप आप ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ आपको इसका ताप प्रतिरोधक जो गुणांक है वो अल्फा का जो मान दे रखा है वो 1.70 गुना 10 की घात -4। तो 1.70 गुना 10 की घात -4 पर डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। दोबारा मैं फिर रिपीट कर देता हूं। एक प्रतिरोध है जिसका ताप T1 के ऊपर 100 ओम है, उसका ताप कितना कर दिया जाए कि उसका प्रतिरोध कितना हो जाए? 117 ओम। आपको T2 निकालना है, अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे देखें फार्मूला? फार्मूला था हमारे पास में RT इक्वल R0 1 प्लस अल्फा T, ये फार्मूला बताया था मैंने। लेकिन ये T थी ताप वृद्धि, ये था प्रारंभिक ताप, ये था प्रारंभिक प्रतिरोध और ये था अंतिम प्रतिरोध। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अब इस फार्मूले को अपनी सुविधा के मुताबिक लिखें कि RT2 इक्वल RT1 प्रारंभिक 1 प्लस टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हुआ? अंतिम ताप T2, प्रारंभिक ताप T1 था। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये T जो है आपके पास में ताप वृद्धि आ गई। हमें निकालना है जो है यहां पर T2, तो मान रख दें RT2 कितना है? 117 बराबर R0 RT1 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.7 गुना 10 की घात -4 और इंटू में T2 माइनस T1, इंटू में T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये जो है दी गई राशियों के मान हमने पुट कर दिए। तो सॉल्व कर लें। सॉल्व कर लेंगे तो 117 बराबर 100 को 1 से गुणा किया 100 प्लस 100 को हम 1.7 से गुणा करें तो ये हमारे पास में 170 और गुणा में 10 की घात -4 और T2 माइनस T1 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 को इधर शिफ्ट कर दें। 117 माइनस 100 बराबर 170 गुणा में 10 की घात -4 इंटू में T2 माइनस 27 डिग्री, ये बच गए 17 बराबर 170 गुणा 10 की घात -4 और इंटू में T2 माइनस 27 डिग्री। 17 एक हम 17 और 17 दाएं 70 10, तो 1 बराबर 10, ये 10 की पावर -3 होगी इंटू में T2 माइनस में 27 डिग्री
तो फिर ये इसके बटे में आ जाएगा 1/10⁻³ बराबर T2 माइनस 27 डिग्री। लेकिन ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ बराबर T2 माइनस 27 डिग्री। लेकिन ये 1000 हो गया, ये बराबर T2 माइनस 27 और आपको T2 की वैल्यू चाहिए तो T2 बराबर 27 को इधर ले आएंगे तो 1027 डिग्री सेल्सियस हो गया। अर्थात वो ताप 1027 डिग्री सेल्सियस होगा जिसके ऊपर इस प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है ये 100 ओम से बढ़कर के 117 ओम हो जाएगा। तो कैसे करना था ये क्वेश्चन पता लग गया। इस फॉर्मूले के बेस पर ही मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कीजिएगा। इस पर ऐसा ही इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया था। ठीक है, अब हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं जो क्या कहता है, प्रॉब्लम है 8, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8। आठवीं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो क्या कहती है देखिए। इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि किस ताप पर तांबे के एक तार का जो प्रतिरोध है वो उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा, किस ताप के ऊपर। ठीक है, तो प्रारंभिक ताप 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर हम मान लेते हैं कि यहां पर किस ताप पर, माना कि वो ताप T है जिसके ऊपर इसका प्रतिरोध प्रारंभिक का जो है, प्रारंभिक प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। तो प्रारंभिक प्रतिरोध बराबर कितना है, R0। ठीक, और किस ताप पर, किस ताप वृद्धि पर, तो ताप वृद्धि हमें ज्ञात करनी है T, किस ताप वृद्धि पर, उसका अंतिम प्रतिरोध T ताप वृद्धि पर अंतिम प्रतिरोध RT बराबर इसका डबल हो जाएगा प्रारंभिक का R0। ठीक है, तो ये आपको जो है वो निकालना है किस ताप वृद्धि पर, और यहां अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है ताप प्रतिरोध ताप गुणांक 4 गुणा 10⁻³ अल्फा बराबर 4 गुणा 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको चाहिए टेम्परेचर इंक्रीमेंट सॉल्यूशन, क्या RT इक्वल R0 1 प्लस अल्फा T, ये T चीज है ताप वृद्धि, वो हमें चाहिए जिससे कि अंतिम प्रतिरोध इस प्रारंभिक का डबल हो जाए। तो अब ये शर्तें इस फॉर्मूले में रख दें कि RT का मान प्रारंभिक का दुगना हो जाए बराबर R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 4 गुणा 10⁻³ है। T आपको ताप वृद्धि निकालनी है। ठीक है, तो अब R0 से तो R0 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 2 बराबर 1 प्लस 4/1000 इंटू में T, 2 में से 1 इसको 4 को काट दें तो ये तो बन गया 250 ऊपर 1, 2 में से गया 1, 1 बराबर रह गया T/250, इसको क्रॉस गुणा कर दें तो T बराबर आ गया 250 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास में जो है वो टेम्परेचर जो है इतना बढ़ाना पड़ेगा जिससे इसका जो अंतिम प्रतिरोध है वो प्रारंभिक का दुगना हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए ये वाला न्यूमेरिकल भी। तो एक और प्रॉब्लम जो है वो इसी पर आधारित है ये दोनों जो मैंने समझाई है पहले। अब अगले वाले न्यूमेरिकल पर आते हैं, क्या कहता है देखिए।
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास में 9। तो 9 की जो प्रॉब्लम है उसमें बताया गया है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। कार की जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल आपको 12 वोल्ट दे रखा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, और आंतरिक प्रतिरोध उसका जो है वो 0.4 ओम है। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी? आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 0.4 ओम, ली जाने वाली धारा आई मैक्सिमम क्या होगी, अर्थात बैटरी से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है जबकि उसका आंतरिक प्रतिरोध इतना दे रखा है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। ओम का नियम क्या कहता है कि आई का मान निकालना है तो V बटे में R लिखो, प्रतिरोध लिखो, लेकिन यहाँ V के स्थान पर EMF आ जाएगा, विद्युत वाहक बल आ जाएगा E, और यहाँ R के स्थान पर स्मॉल r आ जाएगा क्योंकि परिपथ में प्रतिरोध केवल ये स्मॉल r दे रखा है। तो फिर ये I की जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी आपके पास, I मैक्सिमम इक्वल E अपॉन में स्मॉल r। यदि मान लो कि भाई ये प्रतिरोध और लगा होता तब तो ये फार्मूला हमारे पास ऐसे भी लिखा सकता कि I बराबर E बटे में R प्लस कैपिटल R, लेकिन भाई ये प्रतिरोध दिखाई नहीं रखा, सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध की बात की जा रही है। तो उस केस में ये R यहाँ पर 0 हो गया तो फिर ये धारा मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम ये फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, तो I मैक्सिमम बराबर आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल हैं, E का मान 12 बटे में R का मान 0.4, धारा किस में मापी जाती है? एम्पियर में। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो I मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास में 30 एम्पियर आ गई, अर्थात बैटरी से 30 एम्पियर धारा ली जा सकती है। तो सिंपल सी बात थी, यहाँ सिर्फ क्या लगना था? ओम का नियम ही तो लगना था, जो हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9, इसे भी नोट कर लीजिए। अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम आते हैं, वो है हमारे पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10। तो देखते हैं 10 क्या कहती है। टेंथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या गिवन है देखते हैं, दिया है एक कुंडली है जिसका प्रतिरोध दे रखा है 4.2 ओम। तो कुंडली का प्रतिरोध R 4.2 ओम। नेक्स्ट आगे दे रखा है कि पानी में डूबी हुई है, यदि इसमें 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए, आई की मान 2 एम्पियर और 10 टाइम 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए। तो पूछा गया है इसमें कि कुंडली में कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो हीट कितनी पैदा होगी इन कैलोरी पूछिए। लेकिन यहां यह भी दे रखा है कि 4.2 जूल, एक कैलोरी जो होती है वो 4.2 जूल के इक्वल होती है। 4.2 जूल 1 कैलोरी, दिस इज इक्वल टू 4.2 जूल। आपको H चाहिए, तो यहां हम देखें ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। 10 मिनट में 600 सेकंड हो गई, तो सारी क्वांटिटी आपके पास में ये ऐसा ही में आ गई है। तो इनमें से जो जूल का नियम लगाएं, जूल नियम से उत्पन्न ऊष्मा, ये ऊष्मा आपके पास में H इक्वल I स्क्वायर RT होगी। ठीक है, तो फिर H इक्वल I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2 एम्पियर, तो 2 स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी 4.2 इंटू टाइम कितना 600 सेकेंड। लेकिन ये आपके पास में जूल में होगी, लेकिन यदि मैं इसको 4.2 से डिवाइड कर दूं तो फिर कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगी।
क्योंकि 1 जूल में 1/4.2, 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी होगी, तो हमें आंसर किस में चाहिए, कैलोरी में चाहिए। तो इसको 4.2 से डिवाइड और कर दें, ये जूल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में। तो फिर H बराबर ये 2 दूनी 4, 4.2 गुणा 600 किसमें बटे में भाग किसे दे दिया बताइए, 4.2 से। यही जूल किसमें कन्वर्ट हो गया, कैलोरी में। तो 4.2 से 4.2 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ H का मान 2400 कैलोरी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा की वैल्यू कैलोरी में ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा नियम लगेगा, जूल का नियम। और H इक्वल क्या होता है, I²RT। और जूल से कैलोरी पर जाने के लिए हमें कितने से डिवाइड कर देना है उसको, 4.2 से। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, ये तो हुआ तुम्हारे पास में जो है 10th क्वेश्चन, इसे आप नोट कीजिएगा। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। ठीक है, क्या कहती है अगले वाली प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है 11। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11। क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार नलिका की लंबाई जो है वो L है, वह आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याओं के मान A व B है। ठीक है, बेलनाकार नलिका की लंबाई, तो हम फिगर में देखें, ये हमारे पास में एक बेलनाकार कोई नलिका है। ये बेलनाकार कोई नलिका है जिसकी लंबाई आपको L दे रखी है, और इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं ये इसकी अक्ष है। तो दोनों त्रिज्याएं कौन कौन सी, एक त्रिज्या जो है वो आंतरिक और बाह्य A एवं B है। आंतरिक A है, ये त्रिज्या तो A, और ये बाह्य जो त्रिज्या है बाहर की ये B है। ये इतनी त्रिज्या B और आंतरिक त्रिज्या A है। पदार्थ की प्रतिरोधकता रो दे रखी है। इसमें पूछा यह गया है कि इस बेलनाकार जो ये हमारे पास नलिका है इसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, प्रतिरोध पूछा है, R निकालना है। तो लंबाई L, बाहरी त्रिज्या R1, आंतरिक त्रिज्या दिस इज A, बाह्य त्रिज्या B, प्रतिरोधकता कैपिटल R, रोधकता रो, और प्रतिरोध निकालना है। ये हो गई क्वेश्चन की मैथमेटिक्स, प्रतिरोध R ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन R बराबर होता है रो L अपॉन में A, लेकिन A जो है वो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। लेकिन अब यहां हम ये देखेंगे नलिका में मटेरियल जो लगा हुआ है वो इस पोर्शन पे लगा हुआ है, तो फिर इसका क्षेत्रफल कितना हो, ये प्रभावी क्षेत्रफल कितना हो। तो ये एक बड़ा वर्ताकार भाग है, ये एक छोटा वर्ताकार भाग है। बड़े वर्ताकार भाग की त्रिज्या आपके पास में स्मॉल b है और छोटे की कितनी है, a है। ठीक है, तो फिर मैं यहां से ये त्रिज्या निकालना चाहूं, ये क्षेत्रफल निकालना चाहूं, तो बाह्य त्रिज्या के करस्पॉन्डिंग क्षेत्रफल पाई b स्क्वायर हुआ, और आंतरिक त्रिज्या के संगत जो है क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर हुआ। लेकिन ये बीच का जो पोर्शन बच गया तो ये कितना हो गया, पाई b स्क्वायर में से ये घटा दो तो ये a आ जाएगा। तो फिर यहां लिख सकते हैं लेकिन प्रभावी क्षेत्रफल a इक्वल पाई b स्क्वायर
बड़े वाली त्रिज्या के करस्पॉन्डिंग क्षेत्रफल और पाई ए स्क्वायर, ये नंबर दो। तो फिर 1/2 से 1/2 से अब आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी रो, और एल अपॉन में पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो है इस नलिका का प्रतिरोध हो गया। तो देखिए यहाँ पर टेक्निकल बात यही थी कि नलिका में जितने भाग में मटेरियल है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो फिर ये हम पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर से जो है वो याद कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से मैं इस सेकंड स्टेप को ये भी लिख सकता हूँ कि ये दो, इसकी बजाय ए इक्वल पाई कॉमन ले लिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे मैं सेकंड ले लो। अब आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये हो गई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम आते हैं जो लास्ट है 12 की। देखिए क्या कहती है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12 में हमें दिया गया है कि एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब हैं। ठीक है, तो 100 वाट दिया है, 100 वाट के कितने बल्ब, 4 बल्ब। और नेक्स्ट इसमें दे रखा है 40 वाट के भी 4 बल्ब, 40 वाट के भी कितने बल्ब, 4 बल्ब। 100 वाट के 4 और 40 के भी 4 बल्ब। लेकिन ये क्रमशः 4 एवं 6 घंटे जलते हैं। ये 4 घंटे जलता है, ये 6 घंटे जलता है। ठीक है, अब दो पंखे हैं जो 60 वाट के हैं, तो फैन 60 वाट। ठीक, तो 60 वाट के कितने हैं फैन, 2 हैं जो 8 घंटे चलते हैं। 2 फैन हैं जो 8 घंटे तक ऑपरेट होते हैं। ठीक, तो फिर हम इन युक्तियों को देख लें। यहां पर हमारे पास में बल्ब है, और ये तो 100 वाट का बल्ब, ये भी बल्ब है, ये 40 वाट का बल्ब है, और ये फैन है, ये 60 वाट का फैन है। तो यहां आप देखोगे कि 100 वाट के जो 4 बल्ब हैं, तो कुल कितनी वाट हो गई है, गुणा कर दो। और कितने घंटे चलते हैं, 4 घंटे, तो कितनी वाट आवर हो गई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर ऐसे ही 40 वाट की 4 बल्ब है, कितनी वाट हुई, 160, और कितने घंटे हैं, 6 घंटे, तो 6 से गुणा कर दो। तो ये हमारे पास में इस तरीके से ये जो वाट आवर बनी, तो इसके संगत कितनी बनी, ये बनी आपके पास में 1600 वाट आवर। ये कितनी पावर एनर्जी आई, ये एनर्जी हो गई, ये इतनी पावर ही है 400 वाट। पावर को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, टाइम से, पावर इनटू टाइम एनर्जी। तो ये एनर्जी बन चुकी तुम्हारे पास में। तो ये 4 चौक 16, 16 से किम 96, तो ये 960 वाट आवर हो गई। और ये 8 दूनी 16, 16 चिकम 96, ये भी 960 वाट आवर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुल कितनी वाट आवर एनर्जी प्रत्येक की बन रही है। 1600, यहां 4 चौक 16, 16 चिकम 96, और यहां 8 दूनी 16 चिकम 96, 960। अब यहां हम कहेंगे टोटल टोटल ऊर्जा, कुल व्ययित ऊर्जा बराबर, ऐड करेंगे 0, 6 6 12, 9 6 15, 15 9 24, 1 25, और 2 1 3। ठीक, इतनी वाट आवर हो गई।
फिर से देख लेते हैं, 0 0, 6 और 6 12, 9 और 9 18 और 6 24 और 1 25, 2 और 1 3, 3520 वाट आवर हो गई। लेकिन यदि हम इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करें तो फिर, लेकिन एक बात यहां और ध्यान देने की, वो ध्यान देने की क्या थी कि ये 30 दिन तक भी चलते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाई 30 भी होगा। इसको किससे भी गुणा किया जाएगा, क्योंकि 100 वाट का बल्ब, 4 बल्ब हैं, 4 घंटे चलता है, तो 1 महीने की बात हो रही है यहाँ पर। तो 30 दिन के 1 माह के लिए विद्युत ऊर्जा खर्च पूछी है, तो थोड़ा सा इसको हम और तब्दील कर देते हैं। देखिए कैसे, तो यहां पर हम डेज की बात और करें कि ये तो पर डे ही हुआ, इतना सिस्टम तो पर डे ही हुआ, तो इसको किससे मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 30 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। इसको भी 30 से। अब हमारे पास में कितनी आती है वो देखिए, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48, जीरो कितने हो गए, 1 और 2 और 1 3, 48,000 वाट आवर। नेक्स्ट देखें, यहां पर 6 तिया 18, 18 चौक 72, और 72 को 4 से और गुणा करो, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288, और 288 के हम कितनी बिंदी लगा दें, यहां पर डबल जीरो और लगा दें, ये डबल जीरो वाट आवर इक्वल। यहां देखें हम, यहां भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये 8 तिया 24, 24 दूनी 48, और 48 छीके 8 छीके 48, 6 चौक 24 और 4 28, 288 आएगा। तो 28800 वाट आवर। अब इस वाट आवर को हम ऐड कर लें, देखते हैं ऐड करने पर कितना आता है। ये तो 0 का 0, दूसरे नंबर पे भी कितना आ गया 0, और तीसरे नंबर पे 8 8 16 6, 8 8 16 24 और 1 25, 2 2 और 2 4, 2 6 6 4 10, ये 105, ये हमारे पास में बन गया, ये जो है वाट आवर। ठीक, 1,56,100। तो ये हमारे पास में इतनी जो है वो वाट आवर हो गई। यदि इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलो वाट आवर बन जाएगी। तो फिर क्या लिखें, 1000 से डिवाइड करने पर 10,5600 किलो वाट आवर डिवाइड बाई 1000 करते ही, और 1000 करते ही ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, और ये 105.6 किलो वाट आवर कह दो, और चाहे 105.6 यूनिट कह दो, क्योंकि एक यूनिट किलो वाट आवर में कितनी यूनिट होती है, 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट होती है। तो इस तरीके से हमारे पास में 105.6 यूनिट आ गई। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यदि 1 यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए हो तो बताइए कि कितने का बिल आएगा। तो फिर हम यहां कह सकते हैं यूनिट का बिल, यूनिट का खर्चा, यूनिट का खर्च बराबर 5 रुपए की 1 यूनिट है, तो 105.6 गुणा में 5, 5 रुपए प्रति यूनिट है। ठीक है, तो 105 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30, तो ये आपके पास में आ जाएगा 0, 5 और 3 8, 5 के 30 की बिंदु हाथ पे 3, और कितना हो गया 55 25, 25 और 3 28, और 5 एकम 5, तो 528.0 रुपए ये हमारे पास में जो है विद्युत का कुल खर्च हो गया। तो इस तरीके से जो है हम अपने बिजली के जो मीटर है उससे निकलने वाले यूनिट से उसका खर्चा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके पास में जो है इस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है, और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर हमारा 6th होगा, जो विद्युत परिपथ होगा। तो अब आप जो है इनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाकी जो रह रही है उनको सॉल्व करोगे, उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे।
तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।